स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों बिहार में हलचल मचा देने वाली सर्वे सामने आई है। इस सर्वे में बताया गया है कि आखिर किससे नुकसान और किसे फायदा होने वाला है। जी हाँ, पब्लिक ने खुलासा किया है। आंकड़े जानकर के आप चौंक जाएंगे। दरअसल बात यह है कि बिहार में कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 20 साल से सत्ता में काबिज नीतीश कुमार के खिलाफ इस बार एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही है। तो वहीं पर क्या इसका फायदा तेजस्वी यादव उठा पाएंगे, ये भी सवाल है। दरअसल तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से अलग होने के बाद लालू परिवार को लेकर के जनता क्या सोच रही है, ये पता चला वोट वाइब के सर्वे में। वोट वाइब के सर्वे के मुताबिक जब लोगों से पूछा गया है कि लालू परिवार के विवाद का चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा, तो 46% लोगों ने कहा कि चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं 30% लोगों ने माना कि इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। या वहीं पर 24% लोगों ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते हैं। वहीं पर चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा, लोगों से जब ये सवाल किया गया तो 38.4% लोगों ने बेरोजगारी और पलायन को लेकर के सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। इसके बाद वोट चोरी को 15.7% लोगों ने मुद्दा बताया है। वहीं पर 13% लोगों ने भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है, जबकि 7.6% लोगों ने शिक्षा और फिर स्वास्थ्य को अपना मुद्दा बताया है। बिहार में शराबबंदी को 4.7% लोगों ने मुद्दा माना है। वहीं पर 10,000 रुपये दिए जाने पर लोगों ने अपना राय दिए हैं। बिहार के माताओं को अभी 10,000 रुपये दिए गए हैं। इसको लेकर के सवाल किया कि क्या वो एनडीए को वोट देंगे, तो इस पर 34.8% लोगों ने कहा कि वो एनडीए को वोट देना जारी रखेंगे। वहीं पर 35% लोगों ने कहा कि महागठबंधन को वोट करेंगे। वहीं पर 11% लोगों का कहना है कि उन्हें पैसा मिलता या फिर नहीं मिलता, वो तब भी जनसुराज को वोट करते। वहीं पर 5.8% लोग पैसे मिलने पर महागठबंधन और फिर जनसुराज की जगह एनडीए को वोट देने के लिए तैयार दिखे। दोस्तों क्या आपको पता है कि आखिर आचार संहिता कब लागू होती है और इसके कितने दिन बाद वोटिंग होती है? तो आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने वादों से जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। कुछ पार्टियां महिलाओं को 1,500 रुपये देने का वादा कर रही है, तो फिर कुछ 2,500 रुपये का। ऐसे में चुनाव आयोग हर चुनाव के दौरान कुछ नियम और फिर कानून लागू करता है, जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। जहाँ आपने चुनाव के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शब्द अक्सर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये क्या है और इसे कब लागू किया जाता है? तो आज हम आपको बताएंगे अभी इस खबर में। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर सकता है, यानी कि आचार संहिता। ये कोड सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच निष्पक्षता सुनिश्चित करता है और फिर किसी भी तरीके के भेदभाव को रोकता है। साथ ही साथ इस बात को भी रोकता है कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार और फिर अन्य गतिविधियों के दौरान सरकारी संसाधनों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना करें। वहीं पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मकसद ऐसे संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। ऐसा ना करने पर चुनाव आयोग को पार्टी या फिर उम्मीदवार के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर सकता है। ये नियम है कि चुनाव के दौरान कोई भी नेता या फिर पार्टी किसी भी उद्देश्य के लिए सरकारी फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वहीं पर कोई भी नेता या फिर पार्टी चुनाव प्रचार के लिए सरकारी गाड़ियां या फिर सरकारी आवास का इस्तेमाल नहीं कर सकती। वहीं पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद कोई भी पार्टी कोई नई योजना की घोषणा नहीं कर सकती। इस दौरान चुनावी रैली या फिर जनसभा के लिए पुलिस से अनुमति लेनी होती है। वहीं पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद धर्म या फिर जाति के आधार पर वोट मांगना भी मना है। अब सवाल है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू होती है? तो आपको बता दें कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने का समय चुनाव आयोग तय करता है। जब चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा करने के उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। जहां वोटिंग सहित पूरी चुनावी प्रक्रिया खत्म होने तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहता है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हटा दिया जाता है। इसके अलावा मॉडल आचार संहिता लागू होने के बाद मतदान कब शुरू होगा, इसके लिए कोई भी निश्चित समय नहीं है। आमतौर पर मतदान की घोषणा के 3 से 6 सप्ताह बाद शुरू होता है, लेकिन कभी कभी इसमें और भी समय लग सकता है।
बिहार के बच्चे बहुत पैदा करते हैं, फिर वोटर आखिर कम क्यों हो रहे हैं? ये कहना मेरा नहीं, ये कहना है बल्कि पप्पू यादव का, जब पप्पू यादव का चुनाव आयोग पर जमकर के वार वाला मामला सामने आया है। जी हाँ, आपको बता दें कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने पूछा है कि जब बिहार जनसंख्या वृद्धि दर में हमेशा आगे रहता है और फिर यहाँ पर हर साल लाखों नए लोग वयस्क हो जाते हैं, तो फिर आखिर मतदाता सूची में लाखों नाम कैसे घट गए? वहीं पर पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में तंज कसते हुए लिखा है कि हम बिहारी बदनाम हैं कि हम सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर में बिहार सबसे आगे है, लेकिन जब वोटर लिस्ट की बात आती है तो फिर बिहार सबसे पीछे क्यों है? ये कौन सा गणित है जिसे समझना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ये आंकड़ों का हेरफेर है या फिर मतदाता सूची से नाम कटने की कोई साजिश। आपको बता दें कि सांसद पप्पू यादव ने बिहार और फिर महाराष्ट्र की मतदाता सूची का उदाहरण देकर के सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद सिर्फ 4 महीने में महाराष्ट्र में 40 लाख नए वोटर जुड़े, जबकि बिहार में उसी अवधि में 47 लाख वोटर घट गए। पप्पू यादव ने कहा है कि जनसंख्या में हम अव्वल हैं, लेकिन वोटर वृद्धि दर में हम सबसे पीछे हैं। ये कैसा विरोधाभास है? बिहार की जनता इसका जवाब चाहती है। दोस्तों, महागठबंधन में सीएम की कुर्सी पर खींचतान लगातार जारी है। जब बिहार में महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन में नए दलों के शामिल होने से राजद और फिर कांग्रेस को सीटों का त्याग करना पड़ रहा है। 2020 के चुनाव की तुलना में राजद फिलहाल 14 और फिर कांग्रेस 12 सीटें लेने पर सहमत हुई है। वहीं पर ये 26 सीटें सहयोगी दलों को मिलेगी। विकासशील इंसान पार्टी लोजपा और फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा नए गठबंधन सहयोगी हैं। वहीं पर वीआईपी को 26 में से अधिकतम 14 सीटें देने की योजना है। भाकपा माले को पिछली बार 8 अधिक सीटें या अधिक यानी कि 27 सीटें मिल सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और फिर पशुपति पारस की लोजपा को 2-2 सीटें मिल सकती है। वहाँ पर सीट एडजस्टमेंट में फिलहाल यह तस्वीर बन रही है। वहाँ पर मुकेश सहनी ने अपने जीवन में एक भी चुनाव नहीं जीता है, फिर भी बिहार की राजनीति में अहमियत हासिल की है। ये जातिगत राजनीति के गणित के कारण है। मुकेश सहनी का दावा है कि 2023 की जाति राजनीति के अनुसार बिहार में निषाद समुदाय की सभी उपजातियों की संयुक्त जनसंख्या 9.64% है। इसी जनसंख्या के आधार पर वे राजनीति में ज्यादा हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने 2025 के बिहार चुनाव में 60 सीटें और फिर उप मुख्यमंत्री पद की मांग की है। दोस्तों, बिहार चुनाव के लिए पार्टियों ने कमर कस ली है। जल्द ही तारीखों का ऐलान होने वाला है। नेताओं के साथ जनता भी जोश में है और फिर नए सर्वे को जनता का मोड मानो तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार लोग बदलाव के मोड में हैं। जब बिहार में किए गए नए सर्वे के मुताबिक लोग युवा चेहरे को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये सर्वे जहां पर महागठबंधन के लिए राहत पहुंचा रहा है, वहीं पर एनडीए खेमे में टेंशन होना लाजमी है। वहीं पर सी वोटर के प्री पोल सर्वे के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज़्यादा 36% लोगों ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त माना है। तेजस्वी यादव के बाद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर है, जिन्हें सर्वेक्षण के अनुसार 23% लोग बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। वहीं पर 16% लोगों ने नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त माना है, जबकि केवल 10% लोगों ने लोजपा नेता चिराग पासवान को अपना पसंदीदा उम्मीदवार बताया है। वहीं पर जबकि केवल 7% लोगों ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार माना है। आपको बता दूं कि यह सर्वेक्षण सी वोटर के जरिए सितंबर में किया गया था। ये सबसे ताजा आंकड़े हैं। वहीं पर जब लोगों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज से उनकी संतुष्टि के बारे में पूछा गया तो फरवरी में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 58% लोग संतुष्ट और फिर 39% असंतुष्ट थे। वहीं पर जून में 60% लोग उनके पक्ष में और फिर 39% लोग उनके विरोध में थे। वहीं पर सितंबर में हुए एक हालिया सर्वेक्षण में 61% लोग नीतीश कुमार से संतुष्ट थे, जबकि 38% लोगों ने असंतुष्ट व्यक्त किए। वहीं पर इससे 2 दिन पहले ही जारी हुए लोक पोल सर्वे के नतीजे भी चौंकाने वाले थे। लोक पोल के नतीजों के अनुसार महागठबंधन को मिलने वाली सीटों का अनुमान एनडीए के लिए झटका साबित हो सकता है। अगर आज चुनाव होते हैं तो फिर महागठबंधन को 118 से 126 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एनडीए को 105 से 114 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं पर बिहार में कुल 243 सीटें हैं और फिर जीत के लिए मात्र 122 सीटों की जरूरत होती है। आज के वक्त यदि चुनाव हो जाए तो फिर महागठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं पर तेजस्वी यादव के आरक्षण के मुद्दे को ओबीसी और फिर ईबीसी का समर्थन मिला है, जबकि कांग्रेस ने जातीय जनगणना की मदद से एससी एसटी और फिर ईबीसी के बीच अपना आधार बढ़ाया है। वहीं पर नीतीश सरकार के खिलाफ विरोधी लहर देखी जा रही है, जहां नीतीश कुमार की छवि और फिर शासन की विश्वसनीयता सत्ता विरोधी लहर है। वहीं पर स्वास्थ्य समस्याओं, भ्रष्टाचार और फिर बिगड़ती कानून व्यवस्था से प्रभावित हो रही है। वहीं पर प्रवासन और बेरोजगारी युवा मतदाताओं और फिर पहली बार मतदान करने वालों को महागठबंधन की ओर आकर्षित कर रहे हैं। वहीं पर मुस्लिम और यादवों का एकीकरण बिहार में मजबूत
कर रहा है, जबकि यादवों के बीच जेडीयू का प्रभाव कम हो रहा है। दोस्तों, बिहार को सौगात मिली है, 19 नए केंद्रीय विद्यालयों की मंजूरी दी गई है। अब इस पर एनडीए के नेताओं ने पीएम मोदी को धन्यवाद भी कहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के बिहार के विभिन्न जिलों में 19 केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के निर्णय को एनडीए में शामिल दलों के नेताओं ने सराहा है। भाजपा और फिर जेडीयू के अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेताओं ने केंद्र सरकार के इस निर्णय को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा है कि बिहार के लिए ऐतिहासिक सौगात है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक में देश भर में सिविल सेक्टर के अंतर्गत 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की को मंजूरी दी गई है। इनमें से 19 केंद्रीय विद्यालय बिहार के विभिन्न जिलों में खुलेंगे, जिनमें मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा, भागलपुर और फिर मुंगेर जिला शामिल है। उन्होंने आगे कहा है कि बिहार में नई पीढ़ी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में इस अत्यंत महत्वपूर्ण फैसले के लिए नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सभी बिहार वासियों की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में दशकों बाद इतनी बड़ी संख्या में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने से शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। राज्य सरकार ने नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए उपयुक्त भूमि का चयन करके उसका प्रस्ताव पहले ही केंद्र सरकार को भेज दिया है, इसलिए इन विद्यालयों को शुरू करने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी हो जाएगी। दोस्तों, जेडीयू को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि विधायक डॉक्टर संजीव आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। जहां बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी हलचल काफ़ी तेज है। ऐसे में खबर है कि जेडीयू को बड़ा झटका लग सकता है। बताया जा रहा है कि जेडीयू के फायरब्रांड विधायक में शुमार होने वाले डॉक्टर संजीव कुमार अब आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। मिल रही खबर के अनुसार डॉक्टर संजीव कुमार की नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात भी हो चुकी है। इस मुलाकात की एक तस्वीर भी काफ़ी तेजी से वायरल हो रही है। मिल रही जानकारी के मुताबिक जेडीयू से पिछले कुछ वक्त से नाराज चल रहे खगड़िया के प्रवक्ता से विधायक डॉक्टर संजीव कुमार इस विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका दे सकते हैं। डॉक्टर संजीव जल्द ही आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। वहीं पर बताया जा रहा है कि 3 अक्टूबर को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मौजूदगी में डॉक्टर संजीव राजद की सदस्यता ले सकते हैं। पार्टी सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार खगड़िया के गोगड़ी में 3 अक्टूबर को एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया है। इसी सभा में डॉक्टर संजीव आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल डॉक्टर संजीव पिछले कुछ वक्त से पार्टी से नाराज चल रहे थे। कई बार उनके बयान जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ भी आ चुके थे। पिछले साल जब सीएम नीतीश कुमार ने जनवरी में महागठबंधन को छोड़ करके एनडीए के साथ जाने का फैसला किया था, उस वक्त भी डॉक्टर संजीव अपने रुख को लेकर के चर्चा में आ गए थे। डॉक्टर संजीव से ईओयू ने विधायकों की खरीद फरोख्त की साजिश के मामले में पूछताछ भी की थी। परबत्ता इलाके में डॉक्टर संजीव की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। डॉक्टर संजीव अगर इस इलाके में जेडीयू को छोड़ करके आरजेडी का दामन थामते हैं तो ऐसी स्थिति में राजद को भूमिहार समुदाय का बड़ा लाभ मिल सकता है। दोस्तों, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले राजद और उसके नेतृत्व पर करारा हमला बोला है। नितिन नवीन ने लालू राज पर जहां सवाल उठाए हैं, वहीं पर एनडीए सरकार के कामों की तारीफ की। उन्होंने कहा है कि 90 के दशक और फिर 2000 की शुरुआत में बिहार की पहचान गड्ढों से भरी टूटी फूटी सड़कों से हुआ करती थी। लोग मजाक में कहते थे कि बिहार में सड़क खोजो तो गड्ढे के नीचे मिलेगी। बरसात आते ही हाल और फिर बदतर हो जाते थे। गाँव में शहर तक पहुँचना एक दिन की लड़ाई बन जाता था। वहीं पर लालू राज में सड़कें सिर्फ चुनावी भाषणों का हिस्सा थी, जमीनी हकीकत नहीं। यही कारण था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर व्यापार सब पीछे छूटते चले गए। वहीं पर एनडीए शासन में बिहार में सड़क में क्रांति लाई है। वहीं पर सड़क निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने आगे कहा है कि आज का बिहार पूर्वी भारत में नंबर 1 बनकर के उभर रहा है। जब पिछले एक दशक में बिहार ने सड़क विकास की दिशा में ऐतिहासिक छलांग लगाई है। नेशनल हाईवे की लंबाई अब 5500 किलोमीटर से ज़्यादा हो गई है। केंद्र और फिर राज्य मिलकर के 1.18 लाख करोड़ से अधिक का निवेश सड़कों में किया जा रहा है। वहीं पर 5 बड़े एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं, जो कि बिहार को क्षेत्रीय और फिर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ देंगे। वहीं पर अकेले 2024-25 में बिहार में 1200 किलोमीटर नई सड़कें बनी, जो कि झारखंड और फिर ओडिशा की तुलना में दोगुना रफ्तार है। ये आंकड़े बताते हैं कि बिहार अब सड़क नेटवर्क में पूरे पूर्वी भारत का नेतृत्व कर रहा है। वहीं पर नितिन नवीन यहीं पर नहीं रुकते हैं।
वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए आगे कहते हैं कि पीएम मोदी ने हमेशा कहा है कि बिना आधुनिक सड़क नेटवर्क के बिहार और फिर पूर्वी भारत का विकास अधूरा है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने बिहार को देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पैकेज से नवाजा है। उन्होंने कहा कि नेपाल सीमा से बंगाल के पोर्ट तक रक्सौल हल्दिया का नेटवर्क सीधी कड़ी साबित हो रहा है। वहीं पर उत्तर बिहार को नेपाल और फिर नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने वाला गोरखपुर सिलीगुड़ी भी सुविधा में भागीदार है। दोस्तों, अगर आपका भी बिहार वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया है फाइनल वोटर लिस्ट में, तो फिर आप चिंता मत कीजिए। आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ऐसे जुड़वाए जैसे हम आपको भी बताने वाले हैं। दरअसल बात है कि चुनाव आयोग के अनुसार अगर आपका नाम किसी भी वजह से वोटर लिस्ट में नहीं है और मतदाता होने की सारी शर्तें पूरी करते हैं, तो फिर चुनाव में नामांकन की तारीख के 10 दिनों के पहले तक आप नाम जुड़वा सकते हैं। अगर आपका नाम मतदाता पहचान पत्र जारी नहीं हुआ है तो भी अन्य ID कार्ड के जरिए चुनाव में वोट डाल सकते हैं। चुनाव आयोग के पोर्टल www.voters.eci.gv.in पर जाकर के सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होती है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन को लेकर के सहज नहीं है तो फिर बूथ लेवल अफसर से भी संपर्क साध सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस भी आपको पोर्टल पर मिलती रहेगी। वहीं पर चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के अलावा हेल्पलाइन नंबर 1950 के जरिए भी अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए संपर्क साधा जा सकता है। सभी जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों को वोटर लिस्ट की कॉपी मुहैया कराई गई है। इसके जरिए भी वे बूथ लेवल एजेंट या फिर अन्य स्तर पर किसी भी गलती को सुधारने के लिए निर्वाचन अधिकारियों से संपर्क साध सकते हैं। वहीं पर चुनाव आयोग ने कहा कि मृत्यु की वजह से 22 लाख और फिर डुप्लीकेशन के कारण 6,85,000 नाम हटाए गए हैं, जबकि 1 अगस्त के बाद दावे और फिर आपत्तियों पर सुनवाई के जरिए 3,66,742 नाम हटाए गए हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कई पार्टियों और फिर नेताओं के लिए परीक्षा की घड़ी है। चुनावी मैदान में सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही है। इसी के साथ बीते 3 दशकों से बिहार में अपने जड़ें जमाने की कोशिश में लगी बहुजन समाज पार्टी यानी कि BSP इस बार नए चेहरे आकाश आनंद के जरिए सियासी पकड़ मजबूत करने की कवायद में जुटी है। वहीं पर पार्टी के इतिहास में कई विधायक बने, लेकिन किसी ने लंबे समय तक पार्टी का साथ नहीं दिया, जहां अंत में सत्ताधारी दल का दामन थाम लिया है। जब बीते चुनाव में जीते एकलौते विधायक जमा खान भी इसी परंपरा पर चले गए। यही कारण है कि इस बार बिहार चुनाव की जिम्मेदारी बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंपी है। दरअसल इस चुनाव को आकाश आनंद के आगे के सियासी करियर की परीक्षा के रूप में भी देखा जा रहा है। यदि ये बिहार में कुछ सीटें जीतने में सफल होते हैं तो फिर उनका राजनीतिक प्रभाव यूपी और फिर उत्तराखंड की राजनीति तक बढ़ सकता है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आकाश आनंद को सर्वजन हिताय जागरूकता यात्रा का नेतृत्व सौंपा गया है, जब वे इसे पूरी शिद्दत और फिर जोश के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी जनसभाओं में उमड़ती भीड़ और कार्यकर्ताओं से की जाने वाली मुलाकातें उन्हें बिहार की दलित राजनीति के नए चेहरे के रूप में उभार रही है। वहीं पर आकाश आनंद अपनी रैलियों में बिहार में दलितों के उत्पीड़न के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उनके समाधान के लिए केवल बसपा ही सक्षम है। जहां उनकी आक्रामक रैली और फिर युवाओं से सीधे संवाद की वजह से वे खासे लोकप्रिय माने जाते हैं। दोस्तों, बिहार के पथ निर्माण मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन ने आरोप लगाया है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की राजनीति हमेशा से परिवारवाद और फिर स्वार्थ तक सीमित रही है। यह नवीन ने बयान जारी करके कहा है कि जनता की भलाई तेजस्वी के एजेंडों में कभी नहीं रही। वे केवल अपने परिवार की पढ़ाई, सुख सुविधा और फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए चिन्हित रहती हैं, जब बाकी जनता के लिए सिर्फ पावर बैंक है जिसे चुनाव के वक्त चार्ज कर लिया जाए और फिर 5 साल भुला दिया जाए। सच्चाई यह है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अपने और फिर अपने परिवार के फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर काम निकाले जाने पर उन्हें किनारे फेंक देते हैं। मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि बिहार की जनता अब पूरी तरीके से जागरूक है और फिर जान चुकी है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ही बिहार को विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर आधारभूत संरचना के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार का मकसद केवल सत्ता पाना नहीं बल्कि हर वर्ग तक विकास की गारंटी पहुंचाना है। विपक्ष को ये स्वीकार करना चाहिए कि बिहार की जनता अब उन्हें खोखले वादों में फंसने वाले नहीं है।
दोस्तों, बिहार की राजनीति इन दिनों बेहद गर्म है। मानसून के मौसम में जहां पर आसमान से बारिश की बूंदें बरस रही हैं, तो वहीं पर सियासत के मंच पर गोलियां जैसी तीखी बातें गूंज रही हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और नीतीश सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मानसून में इस बार पानी से ज्यादा गोलियां बरसी है। जहां उनके इस बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। कन्हैया कुमार ने बिहार सरकार और फिर केंद्र दोनों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार में अपराध और बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। चुनावी जुमले और फिर वादों में जनता को उलझाए रखती है। कन्हैया कुमार ने कहा है कि बिहार में विकास का दावा करने वाले नेता कानून व्यवस्था पर पूरी तरीके से विफल साबित हुए। उनका कहना था कि गरीब और फिर किसान आज भी बदहाली का सामना कर रहे हैं। शिक्षा स्वास्थ्य चरमराई हुई है और नौजवान पलायन करने को मजबूर है। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि मानसून का पानी भले ही खेतों में ना भरे, लेकिन गोलियों की बरसात ने बिहार की सड़कों को लाल जरूर कर दिया है। वहीं पर कन्हैया कुमार ने अपने भाषण में युवाओं को विशेष रूप से संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि सत्ता में बैठे लोग युवाओं को रोजगार देने की बजाय उन्हें आपस में बांटने और फिर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे अपनी ताकत को पहचानें और बिहार को नई दिशा देने के लिए आगे आएं। कन्हैया कुमार ने यह भी कहा है कि नौजवानों की आवाज ही इस राज्य का भविष्य तय करेगी। वहीं पर कन्हैया कुमार ने बीजेपी और फिर जेडीयू गठबंधन को निशाने पर लेते हुए कहा है कि दोनों पार्टियां जनता को सिर्फ चुनावी मौसम में याद करती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्ता में बने रहने के लिए ये दल जाति और फिर धर्म की राजनीति करते हैं, जबकि असल मुद्दों पर चुप रहते हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार को बेरोजगारी, महंगाई और फिर किसानों की समस्या पर जवाब देना चाहिए। वहीं पर कन्हैया कुमार के इस बयान से विपक्ष को नई ऊर्जा मिलती दिख रही है। जब कांग्रेस और फिर महागठबंधन के नेता इसे जनता की आवाज बता रहे हैं। उनका कहना है कि कन्हैया ने वह कहा है जो कि आम लोग महसूस कर रहे हैं। वहीं बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने कन्हैया कुमार के इस बयान को सिर्फ राजनीतिक नौटंकी करार दिया है और कहा कि कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत अचानक खराब हो गई। अस्पताल में वे भर्ती हुए हैं। जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक खड़गे का बेंगलुरु के MS रमैया हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। खड़गे को बीती रात से बुखार है। वह अभी डॉक्टर की निगरानी में है और फिर जल्द ही हेल्थ रिपोर्ट भी आ सकती है। वहाँ पर एक कांग्रेस नेता ने बताया है कि खड़गे को सुबह से ही बुखार था और पेट दर्द की शिकायत है, जहाँ ये इसी वजह से अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि वह फिलहाल ठीक है और फिर किसी तरह की गंभीर दिक्कत नहीं है। दोस्तों, पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक समय पर नीतीश कुमार के साथ थे। अब उनकी पार्टी जनसुराज नीतीश सरकार के खिलाफ चुनावी मैदान में है। जब प्रशांत किशोर बिहार की एनडीए सरकार पर हमलावर हैं, वह विपक्ष के एनडीए गठबंधन पर भी हमला कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार की भ्रष्टम सरकार के मुखिया हैं। वो इस सरकार के ईमानदार मुखौटा हैं जो शारीरिक और फिर मानसिक रूप से थक गया है। बिहार में लालू जी की सरकार से भी भ्रष्ट सरकार है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि यदि वे नीतीश कुमार के साथ ना होते तो फिर नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर पहले ही खत्म हो गया होता। उन्होंने जो जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना करके अपना पद छोड़ दिया था। जब नीतीश कुमार मुझसे मिले थे तो फिर मुख्यमंत्री नहीं थे। जब चुनाव हारने के बाद पद छोड़ करके उन्होंने मांझी जी को बिठा दिया था। जब उसके दो चार माह बाद दिल्ली में मुझसे मिलने आए। प्रशांत किशोर ने कहा कि किसी ने नीतीश कुमार को बताया था कि 2014 में मोदी जी का जो अभियान चला था वो बिहार के किसी लड़के ने किया है। नीतीश जी मुझसे मिलने आए, हमारी बातचीत हुई। जब हमने उनसे सवाल किया कि सर आप तो बिहार में अच्छा काम कर रहे थे, फिर क्यों छोड़ दिया पद, तो उन्होंने कहा है कि हमको लोकसभा चुनाव में जनता ने हरा दिया। मेरा उनको सुझाया था कि जनता ने लोकसभा में आपकी पार्टी को हराया है, आपको मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए नहीं कहा है। आपने सिर्फ लोकसभा चुनाव हारने के कारण पद छोड़ा है। आप वापस मुख्यमंत्री बनिए, हम लोग आपकी ओर से मदद करेंगे ताकि चुनाव में आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो। जब उनका ये तर्क था कि हमने अभी मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया है, कैसे हटाएं, जबकि मेरी एकमात्र यही शर्त थी कि आपको सीएम बनना है वापस। 3 महीने बाद उन्होंने ये बात मानी और मांझी जी को हटा करके मुख्यमंत्री बने। उसके बाद हम लोगों से जो बन पड़ा आकर के उनकी मदद की कोशिश की कि वे जीते और फिर वे जीत भी गए। वहीं पर प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार के जीतने के बाद 7 नशे का प्रोग्राम बनवाया। जब बिहार विकास निगम
निगम की स्थापना कराई, लेकिन खुद के लिए कोई पद, कोई बंगला या फिर कोई गाड़ी कुछ नहीं लिया। जो ये विश्वास था नीतीश जी यहाँ है, बिहार में कुछ अच्छा हो रहा है, ये वो होते रहना चाहिए। यह मेरी व्यक्तिगत यदि कोई लालसा होती तो फिर 2015 में ही मंत्री बन गए होते। बिहार में प्रशांत किशोर से कोई भी नहीं कह सकता है कि बिहार सरकार से 1 रुपया लिया हो, या कोई घर लिया हो, या फिर कोई गाड़ी ली हो, कोई सुरक्षा ली हो। उन्होंने कहा है कि 2014-15 में यदि हमने नीतीश कुमार की मदद की तो फिर आज उनका विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि 2014-15 के नीतीश कुमार में आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। नीतीश कुमार की 2014-15 में छवि सुशासन बाबू की थी, जहाँ एक ऐसे व्यक्ति की थी जो कि अच्छा प्रशासनिक अनुभव वाला व्यक्ति है, यह बिहार को सुधारने की कोशिश कर रहा है। आज नीतीश कुमार की छवि यह है कि वे बिहार की भ्रष्टम सरकार के मुखिया हैं। 2014-15 में मैंने जिस नीतीश कुमार की मदद की थी उनमें राजनीतिक सुचिता बाकी थी। भ्रष्ट सरकार की ईमानदार मुखौटा है अब नीतीश कुमार। दोस्तों, मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण होने के बाद निर्वाचन आयोग की ओर से अंतिम तौर पर मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। इसके साथ ही चुनावी शोरगुल भी तेज हो चुकी है। हालांकि अभी चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन सियासी पाला बदल तेज है। इसी कड़ी में अररिया के नरपतगंज से 4 बार के बीजेपी विधायक रहे जनार्दन यादव ने ऐन वक्त पर भाजपा से इस्तीफा देने के बाद जनसुराज का दामन थाम लिया है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय कुमार सिंह के सामने पटना स्थित जनसुराज के कार्यालय में जनार्दन यादव ने जनसुराज का दामन थामा है। जनार्दन यादव ने सैकड़ों समर्थकों के साथ जनसुराज का दामन थामा है। प्रशांत किशोर और फिर उदय कुमार सिंह ने पीला गमछा ओढ़ा करके उनका पार्टी में स्वागत किया। जनार्दन यादव अररिया जिला में भाजपा के पुराने सभा सलाहकार रहे हैं। वहीं पर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लड़े गए छात्र आंदोलन की उपज रहे जनार्दन यादव ने पिछले दिनों पार्टी में उपेक्षा और फिर अनदेखी का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। यह तब से ही उनके जनसुराज में जाने की संभावना जताई जा रही थी। जनसंघ के काल से ही पार्टी से जुड़े जनार्दन यादव छात्र आंदोलन के दौरान मीसा कानून के तहत 2 बार जेल गए थे। भागलपुर केंद्रीय कारा में काफी दिनों तक उन्होंने बंदी के रूप में समय बिताया था। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बिहार में एसआईआर फाइनल लिस्ट जारी कर दिया है, और इस फाइनल लिस्ट में अपना नाम आप कैसे चेक करेंगे ये हम आपको अभी बताने वाले हैं इस वीडियो में। जब हम आपको शुरू से डिटेल से बताएंगे तो आप हमारे साथ बने रहें कि आप अपना नाम एसआईआर फाइनल लिस्ट में कैसे चेक करेंगे, अंतिम मतदाता सूची में कैसे नाम चेक करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नाम यहाँ पर छट करके आया है, कट करके आया है। तो अब हम आपको एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। वो भी आपको हम स्क्रीन रिकॉर्ड करके बताएंगे स्क्रीन में कि कैसे आप इसमें अपना नाम चेक करेंगे। जी हाँ, तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइट हाउस किशनगंज के बारे में बात करना चाहेंगे। लाइट हाउस किशनगंज में बिजली, प्लम्बर, पेंट, इन्वर्टर, बैटरी, कूलर, पंखा सहित हजारों इंडिया के टॉप 10 ब्रांड के सामान वो भी सस्ते रेट में मिलती है। यहाँ से आप सामान खरीदने के साथ साथ बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, वो भी मात्र 25,000 रुपए में। इसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए। उससे पहले हम बताने से पहले, चेक करने से पहले हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें कि किशनगंज जिला में अभी अंतिम जो मतदाता सूची जारी की गई है, इसमें 11,12,530 मतदाता सूची नाम दर्ज है। अभी 11,12,530 नाम दर्ज है, जो कि ये भी मतलब कि ये फाइनल है। इतने लोग अभी हैं मतदाता सूची में। उसके बाद 1,45,688 लोगों का नाम, 68 लोगों का नाम कट गया है। पूरे किशनगंज जिला से 1,45,668 लोगों का नाम कट गया है। और साथ ही साथ अगर विधानसभा वार अगर बात किया जाए तो किशनगंज विधानसभा में 2,80,185 मतदाता हैं। वहीं पर बहादुरगंज में 2,87,638 नाम आया है मतदाता सूची में। वहीं पर ठाकुरगंज विधानसभा में 2,96,332 नाम आया है। और कोचाधामन में 2,48,383 मतदाता दर्ज किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो नाम है वो है ठाकुरगंज विधानसभा में। ठाकुरगंज विधानसभा में 2,96,332 मतदाता सूची में नाम है। और सबसे कम के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर कोचाधामन में, जो कि 2,48,383 मतदाता सूची में नाम आया है इन लोगों का। अब बात करेंगे कि आप कैसे चेक करेंगे अपने इसमें गूगल में जाकर के कि आपका मतदाता सूची में नाम दर्ज है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जाएंगे, अपने मोबाइल में जाएंगे, जाकर के गूगल क्रोम में जाएंगे। गूगल क्रोम में जाने के बाद यहाँ पर टाइप करेंगे सर्च बार में वोटर्स, VOTERS voters.eci.gov
इन, ये चेक करेंगे। और इसमें अगर आप ये भी हाँ यही चेक करेंगे कोई दिक्कत चलेगा। यहाँ पर आप 2-3 ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च योर नेम इन रोल ड्राफ्ट, या फिर सबसे ऊपर में डाउनलोड SIR फाइनल रोल, इसे भी चेक कर सकते हैं। आपका जो एपिक नंबर है उससे अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप सबसे नीचे आएंगे, सर्च योर नेम इन ड्राफ्ट रोल, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना स्टेट चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एपिक नंबर डाल देंगे। फिर यहाँ पर जो कैप्चा है वो कैप्चा यहाँ पर फिल कर देंगे, K8AVXH, ये हो गया कैप्चा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका नाम दिख जाएगा कि आपका नाम मतदाता सूची में है कि नहीं है। इस तरह से आप अपना सिंगल नाम चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको पूरे विधानसभा की का जो लिस्ट है वो हमको चाहिए, तो आप यहाँ पर सबसे ऊपर डाउनलोड SIR फाइनल रोल जो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका कुछ फिलिप करना होगा, जो कि बिहार ऑलरेडी पहले से ही फिल है। उसके बाद अपना किशनगंज अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट है किशनगंज, तो किशनगंज करने के बाद यहाँ पर अपना असेंबली चूज करेंगे, तो हम यहाँ पर कोचादामन चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज अपने आप आ जाएगा। रोल टाइप यहाँ पर चूज कर लेंगे, रोल टाइप कौन सा है तो यहाँ पर देख लेंगे। फाइनल रोल 2025 भी कर सकते हैं, SIR फाइनल 2025 भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना कैप्चा दे देंगे, यहाँ पर फाइनल रोल कर दीजिए SIR फाइनल रोल 2025। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा RZ82KK, ये हो गया। उसके बाद डाउनलोड सेलेक्टेड PDF जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पर कि आप कहाँ से हैं। यहाँ पर अलग अलग पार्ट में नाम दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आप कहाँ से हैं। यहाँ पर मिडिल स्कूल कैरी बीरपुर है, मिडिल स्कूल कन्हैयाबाड़ी है, उसका मिडिल प्राइमरी स्कूल डोरिया है। इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड सेलेक्टेड PDF पर क्लिक करेंगे, तो आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। आप इस तरह से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से अपना नाम चेक कर सकते हैं आप फाइनल SIR लिस्ट में। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।